हेलो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अंतिम 31 दिनों की एक सीरीज, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही इडियम्स और वोकैब तो याद आएंगे। इसका मतलब समझे, सुबह इडियम की क्लास और शाम को वोकैब की क्लास, और इतने बढ़िया ट्रिक से करेंगे कि दिमाग में जाके बस जाएगा। तो आज है हमारा डे 1, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इडियम है हमारा बर्न वंस ब्रिजेस बोट्स, यानी कि डिस्ट्रॉय चांसेस ऑफ रिटर्न, यानी वापिस आने के रास्ता को बंद कर देना। इसके लिए क्या इडियम है? बर्न वंस ब्रिजेस और बोट्स। इसका ओरिजिन क्या है, अगर हमको ही समझ में आ जाएगा तो कभी नहीं बुलाएंगे। तो 1519 में एक स्पेनिश जनरल थे कॉटेज। उन्होंने जब युद्ध लड़ने गए तो क्या किया, उन्होंने अपनी बोट जला दी जैसी नदी पार की, ताकि आखिरी समय तक वो सारे युद्ध क्या करें, लड़ाई करें। तो यहाँ से बर्न वंस ब्रिजेस या बर्न वंस बोट्स का मतलब क्या होता है? पीछे जाने का रास्ता बंद कर देना, वापस नहीं जा सकते। अगर आ गए हो तो इसी में पार करके जाना। एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्विटिंग जॉब विदाउट बैकअप, बर्निंग ब्रिजेस, यानी बिना बैकअप के अगर जॉब क्विट कर दिए, छोड़ दिए, तो वो क्या हो जाएगा? अपना वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया अपने। दूसरा, राजपूत बर्न बोट्स इन वॉर, टोटल कमिटमेंट, यानी राजपूत जो थे वो क्या करते थे, वॉर के अंदर अपनी बोट्स यानी वापस जाने का रास्ता बंद कर देते थे। पूरी तरीके से शिद्दत से अपने युद्ध पे ध्यान देते थे कि हमको युद्ध जीत के ही जाना है। तो इसी तरह आप लोग भी बिल्कुल फोकस होकर के काम कीजिए और अगला एग्जाम क्लियर करके ही जाना है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वीडियो। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है एंड क्वेरल मेक पीस, यानी झगड़ा को खत्म कर देना, उड़वा देना, उसको हम कहते हैं बरी द हैचेट। इसका ओरिजिन क्या है? तो नेटिव अमेरिकन जो थे, जब उन लोगों में युद्ध होता था और युद्ध की जब शांति संधि होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, लिटरली अपना हैचेट यानी कि जो कुल्हाड़ी है उसको जमीन के अंदर दफना देते थे कि अब हम लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। तो वहां से बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? झगड़ा खत्म करना। एग्जाम्पल, ओल्ड राइवल्स बरी द हैचेट एट रीयूनियन, यानी जो रीयूनियन में जो पुराने के पुराने दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, झगड़ा खत्म कर लेते हैं, मिलजुल के बतियाते हैं, मस्त चाय पीते हैं। दूसरा, पार्टीज बरीड हैचेट बिफोर इलेक्शंस, यानी जो पार्टीज है वो क्या करती हैं, इलेक्शन से पहले अपने सारे झगड़े खत्म कर देती हैं। बट और जगह ऐसा नहीं होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एडीएम की तरफ। कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी द बॉस, गिव ऑर्डर्स, यानी आदेश देना। आप खुद क्या बॉस बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉल द शॉट्स। इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए 19th सेंचुरी में जो शूटिंग रेंजेस होते हैं या फिर जो भी रेस होता है आज के जमाने में भी, तो जब तक ये शॉट नहीं मारेंगे क्या हूँ तब तक वो नहीं भागते थे। तो बॉस यहाँ पे कौन है? ये है। तो कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? बॉस। एग्जाम्पल वा देखते हैं हम। इन क्रिकेट कैप्टन कॉल्स द शॉट्स, यानी कि क्रिकेट के अंदर क्या है, कैप्टन जो होता है वो क्या होता है? आदेश देता है, वही बॉस होता है। एग्जाम में आता है ऐसा, इन क्रिकेट कैप्टन कॉल्स द शॉट। कॉल्स द शॉट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं लिखना है कि वो क्या कर ले, शॉट को वही मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉल्स द शॉट का मतलब क्या, वो वहां पे बॉस है। दूसरा, मॉम कॉल्स द शॉट्स एट होम। मॉम जो है वो क्या करती है, घर पे बॉस होती हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडिया। कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब होता है एनकाउंटर अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, यानी तगड़े बंदे से टकरा जाना, एकदम ताकतवर बंदा, उससे पंगा ले लिया आपने, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैच अ टार्टर। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, टर्टर का मतलब वो वॉरियर होते हैं जो मंगोल और टर्की वाले जो कबीले होते थे, वहां से जो लोग आते थे उनको हम कहते हैं क्या? टर्टर। और वो वॉरियर जो होते थे वो बहुत ज्यादा बेरहम होते थे। तो जब यूरोपियन ने टर्टर के साथ सामना हुआ यूरोपियन लोगों का, तो उनकी टै हो गई, समझिए टै हो गई। तो सोल्जर्स ने क्या कहा, आई कैच अ टर्टर। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने तगड़े बंदे से, अपने से ज्यादा तगड़े बंदे से पंगा ले लिया। एग्जाम्पल, बॉक्सर कॉट अ टार्टर इन रिंग, यानी जो बॉक्सर है उसने क्या कर लिया, रिंग में अपने से ज्यादा तगड़े बंदे से पंगा ले लिया। दूसरा, स्टूडेंट कॉट अ टार्टर इन वाइवा एग्जाम, यानी स्टूडेंट ने क्या कर लिया, वाइवा एग्जाम में तो वो थोड़ा सा पढ़ के गया कि हाँ अभी उड़ा देंगे, और वहां जाके पता चला क्या, कि जो वाइवा लेने वाला व्यक्ति है उसने समझ लो क्या ले लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है हमारा क्या? क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है सीक्रेट, मिस्टीरियस, गुप्त योजना जो होता है उसको हम कहते हैं क्लॉक एंड डैगर। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, क्लॉक का मतलब होता है इससे बड़ा वाला वस्त्र, और उसके अंदर डैगर यानी कि खंजर छुपा लिया। पहले जो यूरोप के अंदर या फिर बाकी देशों में जो स्पाइस होते थे, वो अपने खंजर को अपने
क्लॉक में ही छुपा के रख देती थी। तो क्लॉक एंड डैगर का मतलब क्या है वहां से? गुप्त, सीक्रेट, मिस्टीरियस। एग्जाम्पल, मीटिंग वॉज क्लॉक एंड डैगर, यानी जो मीटिंग थी वो क्या थी? गुप्त योजना थी, सीक्रेट थी। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, क्लॉक एंड डैगर। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जो थी वो कैसी थी? गुप्त वाली थी, पता नहीं कब क्या हो जाता था, कोनो को बुझाता नहीं था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा? क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आस्क फॉर इम्पॉसिबल, यानी नामुमकिन चीजें चाहना। इसका ओरिजिन देखते हैं हम। बेबीज क्राइड फॉर मून अनरीचेबल, यानी जो बच्चे होते हैं वो क्या? चंद्रमा के लिए रोते हैं, वै वै। तो क्राइज फॉर द मून का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, आस्किंग 100% मार्क्स विदाउट स्टडी, क्राई फॉर मून, यानी 100% मार्क लाने का दावा करना वो क्या है? बिल्कुल असंभव है, आस्क फॉर इम्पॉसिबल है। दूसरा, मिडिवल किंग्स वांटेड इमॉर्टेलिटी, क्राई फॉर द मून। जो मिडिवल किंग्स थे, यानी जो मध्यकालीन राजा थे, वो सब क्या थे? अमरता की चाह रखते थे कि हमें अमरता का वरदान मिल जाए। तो वो क्या था? नामुमकिन चाहना था, इम्पॉसिबल चीज थी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम है हमारा कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब परफॉर्म वेल, सक्सीड, यानी उम्मीदों पर खरा उतरना, उसको हम कहते हैं कट द मस्टर्ड। ऐसा क्यों? तो देखिए, मस्टर्ड को जो है ना एकदम बेस्ट माना जाता है, परफेक्ट। और कट का मतलब उस परफेक्ट चीज के पास पहुंच गए आप। तो कट द मस्टर्ड का मतलब यहां से क्या हुआ? उम्मीदों पर आप खड़े उतरे। एग्जाम्पल, न्यू प्लेयर कट द मस्टर्ड, यानी जो नए प्लेयर थे वो क्या हुए? उम्मीदों पर खड़े उतरे, जैसे कि अभिषेक शर्मा। दूसरा, इसरो साइंटिस्ट कट मस्टर्ड, यानी इसरो साइंटिस्ट क्या हुए? सारे के सारे साइंटिस्ट उम्मीदों पर खड़े उतरे, इसलिए इंडिया अभी स्पेस में काफी आगे चल रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब है लेजी टीवी वॉचर, यानी जो एकदम आलसी व्यक्ति है उसको हम कहते हैं काउच पोटैटो। लेकिन ऐसा क्यों? तो 1970s में ये देख रहे हो आप, इसको हम कहते हैं काउच। तो आलू जो होता था इसे ही किसी कोने में या फिर उस पूरे के पूरे बॉक्स में पड़ा रहता था। तो वहां से इन लोगों ने लिया कि क्योंकि वो आलू का यूज नहीं हो रहा, उसी तरह इस आदमी का भी यूज नहीं हो रहा। तो काउच पोटैटो का मतलब क्या? आलसी, बिल्कुल कमचोर है। एग्जाम्पल, ही इज अ काउच पोटैटो ऑन संडेज, यानी वो संडे के दिन क्या हो जाता है? बिल्कुल आलसी हो जाता है। दूसरा, नेटफ्लिक्स एरा काउच पोटैटोज एवरीवेयर। नेटफ्लिक्स एरा जो है वो क्या कर रहा है? लोगों को आलसी बनाया जा रहा है, आलसी बनाया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा? डड रिंगर। डड रिंगर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट डुप्लीकेट, यानी जो एकदम हू बहू है, सेम है, डिट्टो तुम्हारी तरह दिख रहा है, उसको हम कहते हैं डड रिंगर। जैसा कि जब आप शीशे में देखते हैं तो कौन दिखता है? डड रिंगर दिखता है। ओरिजिन देखते हैं हम। तो देखिए, जो घोड़े की रेसिंग होती है ना, उसमें घोड़े का एक रिप्लेसमेंट रखा जाता था कभी कभार, और उसको कहा जाता था रिंगर, जो फेक आइडेंटिकल हॉर्स है, जो कि एकदम डिट्टो सेम दिख रहा है, तो इसको हम कहते थे रिंगर। तो यहाँ से डेड रिंगर का मतलब क्या? एग्जैक्ट डुप्लीकेट यहाँ से आया। एग्जाम्पल, सी इज डेड रिंगर ऑफ हर मोम, यानी वो अपनी मम्मी की क्या है? बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी है। दूसरा, स्टैचू इज डेड रिंगर ऑफ गांधी, यानी जो गांधी जी का स्टैचू बनाया गया वो क्या है? बिल्कुल हूबहू है गांधी जी की तरह। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम हमारा ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है डिले इंटेंशनली, यानी जानबूझकर टालना किसी चीज को, उसको हम कहते हैं ड्रैग वंस फीट। जैसा आप लोग करते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी, बहुत गलत बात है, पढ़िए ध्यान से। इसका ओरिजिन देखते हैं हम। तो ड्रैग का मतलब क्या होता है? पैर घसीटना। तो जब ये आराम से चल सकता है बढ़िया से, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहे हैं? पैर घसीट रहे हैं। इसका मतलब जानबूझ करके टाल रहे हैं, काहे कि वहां जाएंगे तो इंजेक्शन लग जाएगा ना। तो ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर टालना। तो ऐसा मत कीजिए वरना समय आपको टाल देगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। गवर्नमेंट ड्रैग फीट ऑन रिफॉर्म्स, यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? रिफॉर्म्स पे पैर घसीटती है, यानी जानबूझ करके टालती रहती है। दूसरा, स्टूडेंट ड्रैग फीट ऑन फिनिश होमवर्क, यानी स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं? अपने होमवर्क को फिनिश करने के लिए जानबूझकर टालते रहते हैं कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है बेटवा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा? ईट समवन सॉल्ट। ईट समवन सॉल्ट का मतलब होता है टू बी एनीवन्स गेस्ट, यानी किसी का भी मेहमान होना, उसको हम कहते हैं ईट समवन सॉल्ट।
यानी जैसे आप गए अपने रिश्तेदार के यहाँ तो आप मेहमान हुए, तो आप क्या है, ईट समवन सॉल्ट। इसका ओरिजिन क्या, वो सिंपल है। अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप उसके मेहमान हैं। क्योंकि सॉल्ट जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी है और हॉस्पिटैलिटी का सिंबल है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है, आप कितने प्यार से उसके सामने पेश आ रहे हैं। तो यहाँ से इट्स अमाउंट सॉल्ट का मतलब है किसी का मेहमान होना। एग्जाम्पल, आई एट माई अंकल सॉल्ट व्हेन आई विजिटेड हिम लास्ट वीक। यानी जब मैं अंकल के घर गया तो मैं उनका क्या था, मेहमान था लास्ट वीक। दूसरा, आई हैव बीन ईटिंग एवरीवन सॉल्ट फॉर द पास्ट वीक व्हाइल माई अपार्टमेंट इज बीइंग रिनोवेटेड। यानी मैं जो था वो क्या कर रहा था, बगल वाले पड़ोसी के लिए मेहमान की तरह था, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट क्या हो रहा था, रेनोवेट हो रहा था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है अचीवमेंट, ऑनर, यानी सम्मान पाना, किसी चीज को अचीव करना, उसको हम कहते हैं फीदर इन वंस कैप। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए, वॉरियर्स जब पहले युद्ध में जीत के आते थे तो उनके सर के ऊपर जो कैप होती थी, उस कैप पर क्या लगाया जाता था, फीदर लगाया जाता था। फीदर यानी कि पंख लगाए जाते थे। ये दर्शाता था उस समय का कि यू आर अचीव्ड द थिंग्स विच यू वांट। जैसा कि आजकल क्या करते हैं, आर्मी में जो सेना में होते हैं उनको क्या लगाते हैं, बैच लगाते हैं। उसी तरीके से इनके सिर पे क्या लगाया जाता था, फीदर लगाया जाता था। तो फीदर इन वंस कैप का मतलब सम्मान। एग्जाम्पल, इसरोज मिशन फीदर इन इंडियाज कैप। यानी इसरो का जो मिशन था वो क्या था, भारत के लिए काफी सम्मान का बात था, ऑनर का बात था। दूसरा, स्कोरिंग 100 फीदर इन स्टूडेंट्स कैप। यानी 100 में से 100 प्राप्त करना क्या है, स्टूडेंट का सम्मान प्राप्त करने जैसा अचीव्ड ही कर लिया उस बच्चे ने। तो अब हम बढ़ते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा, फाइट साइड ऑफ मी। फाइट साइड ऑफ मी का मतलब होता है अवॉइड और हेजिटेट टू डू समथिंग। यानी किसी चीज को करने से बचना, कुछ करने से बचना या झिझलाना, उसको हम क्या कहते हैं, फाइट साइड ऑफ मी। इसका ओरिजिन क्या, तो देखिए, फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ाई, और लड़ाई और साई का मतलब क्या होता है, डरना। तो लड़ाई से आप डर रहे हैं यानी शर्मा रहे हैं। साई का मतलब क्या होता है, शर्माना भी होता है, यानी कि हेजिटेट कर रहे हैं कि अरे मैं करूं कि नहीं करूं। तो फाइट साई ऑफ मी का मतलब क्या था, अवॉइड और हेजिटेट टू डू समथिंग। जैसा इस बच्ची को कुछ चाहिए लेकिन ये नॉक नहीं बजा रही है, कहा है कि क्या, फाइट साई ऑफ मी हो रही है। एग्जाम्पल, ही फाइट साई ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यानी वो क्या है, पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से शर्माता है, लगता वो हमारी तरह है, तभी फेसवा भी नहीं दिखाता है। दूसरा, लीडर्स फाइट साई ऑफ टफ रिफॉर्म्स। यानी लीडर्स जो है वो क्या करते हैं, टफ रिफॉर्म्स को लेने से डरते हैं, उनका कुछ तो गड़बड़ होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है एनर्जेटिक, लाइवली, यानी जब ऊर्जा से भरा हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल ऑफ बीन्स। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए, हॉर्सेस फेड बीन्स रैन फास्टर। यानी घोड़ों को क्या खिलाया जाता था, बीन्स खिलाया जाता था, ताकि वो क्या करे, तिड़िक 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 बहुत तेजी से भागे, यानी उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए। तो यहाँ से फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या है, एनर्जेटिक, लाइवली। एग्जाम्पल, किड्स आर फुल ऑफ बीन्स आफ्टर स्वीट्स। यानी मिठाई लेने के बाद बच्चे क्या हो गए, बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर हो गए। दूसरा, प्लेयर फुल ऑफ बीन्स इन मैच। यानी प्लेयर जो वो क्या करते हैं, मैच में एकदम एनर्जी से भरपूर होते हैं, लाइक विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अब हम देखते हैं अपन अगला आइडियम। अगला आइडियम हमारा गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब था डाई, फेल, यानी कि मर जाना, खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं गिव अप द घोस्ट। तो इसका ओरिजिन क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि स्पिरिट लिव्स बॉडी। जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, ऐसा बहुत सारे धर्मों का मानना है, तो वो क्या कर दिया, भूत को अपनी जान दे दिया कि ले जाओ। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब मर जाना। एग्जाम्पल, ओल्ड लैपटॉप गिव अप द घोस्ट। यानी ओल्ड लैपटॉप जो वो क्या कर लिया, मर गया, खत्म हो गया। दूसरा, एंशियंट एम्पायर्स गिव अप द घोस्ट। यानी जो पुराने साम्राज्य थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए, मर गए, समाप्त हो गए। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम, गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब था वेरी चीप, बहुत सस्ता। इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए, मार्केट्स में जो स्मॉल सॉन्ग्स होते हैं, छोटे मोटे सिंगर्स जो गाना गाते हैं, उनका पेमेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहां से इस इडियम का ओरिजिनेट हुआ, गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब बहुत सस्ता। एग्जाम्पल, बॉट बाइक फॉर अ सॉन्ग। यानी बॉट बाइक फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या, बहुत ही सस्ते दाम में बाइक खरीद लिया। दूसरा, प्रॉपर्टी वंस कॉस्टली सोल्ड फॉर सॉन्ग।
यानी जो बहुत ही महंगे दाम में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उसको अब हमने क्या कर दिया, सस्ते दाम में बेच दिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब डू मोर एफर्ट, यानी अतिरिक्त मेहनत करना, उसको हम कहते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए बाइबल में जो रोमन लॉ है उसके अनुसार क्या है, सबको फोर्स किया जाता था कि 1 माइल तक कम से कम बोझा लेकर के ढोना है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यू मस्ट हैव टू एफर्ट मोर, यानी 1 और माइल चलो, क्योंकि रूल में लिखा है 1 माइल, जीसस कहते हैं कि 2 माइल चलो। तो यहाँ से गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या है, अतिरिक्त मेहनत करना। एग्जाम्पल, टीचर वेंट एक्स्ट्रा माइल फॉर वीक स्टूडेंट, यानी टीचर जो क्या करते हैं बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। दूसरा, साइंटिस्ट गो एक्स्ट्रा माइल इन रिसर्च, यानी जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, रिसर्च में और ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम हमारा हैंड एंड ग्लोव। हैंड एंड ग्लोव का मतलब था क्लोज रिलेशनशिप, यानी जो एकदम गाढ़ा रिश्ता है, जैसा कि आपका अपनी मम्मी के साथ है, या अपने पिताजी के साथ है, या अपने मित्र के साथ, या बहन के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हैंड एंड ग्लोव। हाँ, उसके साथ भी हो सकता है। ओरिजिन, ग्लोव एंड हैंड आर क्लोज। तो जो ग्लव होता है, ग्लव ग्लव वो हाथ के बहुत करीब होता है, एकदम चिपक के रहता है। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ क्लोज रिलेशनशिप। दे वर्क हैंड एंड ग्लव ऑन प्रोजेक्ट, यानी वे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे बहुत ही गाढ़ा रिश्ता रखते हैं, एकदम बढ़िया से शिद्दत से काम करते हैं। किंग एंड मिनिस्टर वर हैंड एंड ग्लोव, यानी जो राजा और मंत्री थे वो क्या थे, उन दोनों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम है हमारा ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब, यानी रिश्वत देना, घूस देना, उसको हम कहते हैं ग्रीस द पाम। तो अगली बार जब आप किसी को घूस दें या किसी को देख के घूस लेते हैं तो वीडियो बना के लिखिए ग्रीस द पाम। ओरिजिन इसका, तो 16th सेंचुरी में हाथों को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या लगाते थे, इस पे पाम ऑयल लगाते थे, ताकि क्या हो जाए, हाथ सॉफ्ट हो जाए। आज भी करते हैं। तो ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, हाथ को स्मूथ कर देना, यानी रिश्वत दे देना। एग्जाम्पल, क्लर्क्स पाम हैड टू बी ग्रीस्ड, यानी क्लर्क जो था उसको क्या किया गया था, घूस दिया गया था, यानी रिश्वत। दूसरा, ओल्ड रेजिमीज रैन ऑन ग्रेस्ड पाम्स, यानी ओल्ड रेजिमी जो किस पे चलते हैं, रिश्वत पे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम है डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है फिनिश्ड, डूम्ड, यानी बर्बाद होना। तो डन फॉर का मतलब क्या है, बर्बाद होना। इसका ओरिजिन देखते हैं हम। तो 1800 में एक स्लैंग चलता था सोल्जर्स के बीच में, जितने लोगों को उन लोगों ने मारा वो कहते थे डन फॉर, यानी उतने लोगों को उन लोगों ने किल कर दिया। तो यहाँ से डन फॉर का मतलब क्या है, बर्बाद होना। योर पैराग्राफ टेक्स्ट को यहाँ से हम कर देंगे डिलीट। एग्जाम्पल, विदाउट बैकअप प्रोजेक्ट इज डन फॉर, यानी बिना बैकअप के प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। दूसरा, एनिमी साउटेड डन फॉर इन वॉर्स, यानी एनिमी जो क्या करते हैं वॉर्स में बर्बाद हो जाते हैं, चिल्लाते हैं डन फॉर डन फॉर डन फॉर, यानी कि बर्बाद या तो कर दिया या हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम क्या हमारा, खत्म। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। और इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं है तो अगली वीडियो से क्वेश्चन भी आएंगे। सो कीप कनेक्टेड, बाय बाय।